वेल हम लोग जा रहे हैं आर्टिकल 29 की तरफ। आर्टिकल 29 की लैंग्वेज एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो माइनॉरिटी है हमारी कंट्री में उसको प्रोटेक्ट करना। जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहस हो रही थी, जब वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ऑन दिस आर्टिकल 29 एंड 30 पर, तो जब ये माइनॉरिटी वर्ड आया तो हमारे एक साउथ के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उनके अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर उनको आज की डेट में सपोर्ट नहीं किया गया तो होगा ये कि या तो वो लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या वो लोग इतने ज्यादा हो जाएंगे कि समस्याएं उत्पन्न फ्यूचर में होंगी। तो इसके जवाब में हमारी एक माइनॉरिटी के ही सदस्य ने आंसर किया, जो उस टाइम पे उस कमेटी में माइनर थे, मतलब एक मुस्लिम सदस्य ने इस पे आंसर किया कि यहाँ पर कौन माइनर है, पहले ये बता दीजिए। माइनॉरिटी में आप किसको रखना चाहते हैं? माइनॉरिटी का असल मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी? तो माइनॉरिटी का मीनिंग जब निकाला गया तो पता चला, तो उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी मतलब जो संख्या में कम है, लेस इन नंबर, जो लोग नंबर में कम हैं उन लोगों को हम माइनर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग कंट्री में ऐसे हैं जो माइनर हैं। बट उस सदस्य ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी माइनर नहीं है, बल्कि सब इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो। हम ये नहीं मानते कि हम माइनर हैं। क्यों नहीं है हम माइनर? क्योंकि हम माइनर वो होता है संख्या में दो चार हो, हम दो चार नहीं है, हम बहुत हैं। इतना ही काफी है हमारे लिए कि हम इतने हैं, और हमारे आधे लोग दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है या दूसरों लोगों की गलती नहीं है, बल्कि इसमें ये मान के चलिए कि हम लोग माइनर नहीं है और हम लोगों को माइनर ना समझा जाए। इस पर पूरी संविधान सभा का रिएक्शन वाह वाह जरूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उनकी इस बात को सुना तो जरूर, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने आर्टिकल 29 को कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री दे दी। पहले जो हमारा आर्टिकल 29 है, 30 है, 25, 26, 24, ये सब आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 19 का एक पार्ट थे, और इसको जो है अलग से नहीं डिफाइन किया गया था। आर्टिकल 19, 20, 21 का पार्ट थे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम पे। बाद में इनको जो है डिस्कस किया गया, जब इस पे डिस्कशन हुआ तो इनको एक अलग से राइट दिया गया, राइट टू रिलीजन में रखा गया अलग। और फिर इसके बाद उन्होंने बोला जब हम रिलीजन दे रहे हैं तो रिलीजन के आधार पर हम प्रोपोगेट करने की 3 पीस थे वो प्रोटेक्शन करने की, और प्रोपोगेट करने की, प्रोटेक्शन करने की पावर तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं फंडामेंटल राइट की आप लोग अपने रिलीजियस फ्रीडम को मानिए, अपनी रिलीजियस फ्रीडम को बना के रखिए, उसको बढ़ाने के लिए आप जो करना चाहें वो करिए। लेकिन क्या हम ऐसी एजुकेशनल सिस्टम को ऐसा दे सकते हैं जिससे कि वो लोग अपने आप को सिक्योर कर सके, अपने आप अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें? तो इसमें हमारे पास फिर आई है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। जब हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own. Or are you reading or not? आप सब लोग पढ़ रहे हो इसको या नहीं पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा जो मैं समझाने जा रही हूँ आगे, क्योंकि सारा इसी से कनेक्टेड है। Script or culture of its own shall have the right to conserve the सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है नोट सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। जस्ट लुक एट इट कि कुछ कुछ आर्टिकल 15 से सिमिलर नहीं लग रहा है?
आर्टिकल 15 क्लॉज 1 हमारा क्या कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ में आप किसी भी पर्सन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से नहीं रोक सकते हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस बर्थ, इस टाइप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें हैं। तो उसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जाने से नहीं रोक सकते हैं, स्पेशली इन किसी सार्वजनिक स्थान पर। कुछ कुछ आर्टिकल 15 नहीं लग रहा है ये सेकंड वाला पार्ट इसका? एक तो आंसर नहीं करते हो आप लोग बिल्कुल भी। यस मैम, यस मैम। लग रहा है ना आर्टिकल 15 जैसा, तो फिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी अगर ये आर्टिकल 15 जैसा था तो? अगर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, देन व्हाई वी नीड आर्टिकल 29? अलग से हमें आर्टिकल 29 की जरूरत क्यों है? तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कुछ डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है, इसको कौन बताएगा? आर्टिकल 15 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसे पढ़ चुके हैं भाई। आर्टिकल 29 और 15 में डिफरेंस। मैम सबसे पहले तो आर्टिकल 15 में जो बेसिस बताया गया वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम में है। और 29 में रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम है, वो प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है और सेक्स नहीं है। और दूसरा इसमें दिया है कि जो यहाँ पर दिया है 29 में दिया है, स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बोला गया है, वो भी स्टेट और मेंटेन बाय स्टेट और एडेड बाय स्टेट, या फिर जिनको फंड मिलता है स्टेट से। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसमें और कोई डिफरेंस भी हो सकता है क्या? मैम इसमें 29 के जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें बताया गया, पहली बार डिफाइन करी है कि अगर किसी कोई ऐसा क्लास ऑफ सिटी मतलब सोसाइटी है जिनके पास कोई डिस्टिंक्ट या विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो उसको पहली बात तो वो मेंटेन रख सकते हैं। इस चीज का राइट इसमें डिफाइन कर दिया है। फिर सब क्लॉज 2 में कह दिया है कि अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्चर या कल्चर है, तो उसमें वो रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, इन 4 के बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकते कि एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन या रेस से बिलोंग नहीं करते हैं। इन 2 प्रकार के इंटरेस्ट को इसमें प्रोटेक्शन मिला है। ऑलमोस्ट कुछ कुछ बता दिया है। जहां पर मेरा जो एक पॉइंट था वो रह गया बस। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो हमें केवल स्टेट के खिलाफ क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, केवल और केवल स्टेट के विरुद्ध दे रहा है, ठीक है। बट जब हम आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की बात करते हैं, देन इट इज गिविंग अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अगेंस्ट स्टेट सिटीजन एज वेल एज इंस्टीट्यूशन, सिटीजन ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात सिटीजन करते नहीं, हैं। इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका ये कह रहा है 15 क्लॉज 1 इज डायरेक्टली प्रोटेक्टर्स आगे किसी भी तरीके का आप अगर कोई भी विभेद कर रहे हैं, कोई कहीं से भी कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ कर रहे हैं, विभेद मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के खिलाफ हमको प्रोटेक्शन दे रहा है। जबकि हम आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो ये हमें एक स्पेसिफिक वर्ग के वायलेशन में हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे अगर हम लोग किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इट विल प्रोटेक्ट अस। थर्ड वन, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है। वो हम किसी एवरी पर्सन मतलब एवरी सिटीजन को फॉलो अप करवाता है। जबकि 29 क्लॉज 2 जो है वो एक आर्टिकल 29 क्लॉज 2 किसको कर रहा है, नागरिकों के राज्य पोषित मतलब जो राज्य के द्वारा हेल्प एडेड या शिक्षा संस्थाओं में एडमिशन से रिलेटेड है कि भाई आपको हम एडमिशन तभी देंगे जब आप किस तरीके की कंडीशंस रखेंगे, आर्टिकल 29 वाली क्लॉज 2 के अंदर रहेंगे तब, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आपकी 6 एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर
मना करता है कि आपको कोई मतलब इस तरीके का आप मत करिए काम, जिससे आपको इसमें इसका मना करता है कि आपको इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, किसके आधार पर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। जबकि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है। दैट इज वाई वी कैन नॉट डिनाई एनी गर्ल टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉय इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, जब तक कि वो इंस्टीट्यूशन केवल और केवल लड़कियों के लिए ना बनाया गया हो या लड़कों के लिए ना बनाया गया हो। ठीक है। ये एक केस आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। उस केस में लड़कियां जो है किसी स्कूल में एडमिशन चाहती थी और उनको नहीं दिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिप्लाई किया, उन्होंने ओपन किया कि देखिए, लड़कियों को आप इस आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की हैं। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार उनको एक पर्सन होने के नाते मिला है, ना कि एक क्लास होने के नाते। तो आप किसी भी क्लास को या फिर पर्सन को इस आधार पे मना नहीं कर सकते हैं कि वो किसी इस स्पेसिफिक क्लास से है, इसीलिए उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 में ही जब हमारे की सुप्रीम कोर्ट में आगे की केस में हुआ ये कि मद्रास राज्य, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का फिर से केस सुना। इस केस का नाम पहले कभी? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन सुना है? सुना है? सुना है कहाँ सुना है बताओ? मैम, बुक में ही दिया हुआ था तो नाम याद है मैम। आर्टिकल 15 में। कहाँ सुना है? आर्टिकल 15 में है। 15(1). अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्या इस केस का नाम लिया था कहीं? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएससी में कहीं चंपकम दोराई राजन का केस आया था? यस मैम, आया था। पढ़ाया था। याद आया? मैम आर्टिकल 15(4). हाँ, 15 + 4 इसी केस के बाद जोड़ा गया था। बिल्कुल सही। अब आप लोग आ गए धीरे से। ठीक है, चंपकम दोराई राजन का केस होता है तो इसमें राज्य सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसको चैलेंज किया गया था। किस आधार पर चैलेंज किया गया था? उसकी स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया उसके एक ऑर्डर को, जो कि उसका सांप्रदायिक ऑर्डर था, मतलब कम्युनलिज्म ऑर्डर को उसको चैलेंज किया गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया। इस ऑर्डर के द्वारा क्या किया गया था, जो स्टेट में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फिक्स परसेंट डिसाइड किया गया था कि हम इस कम्युनिटी को इतना परसेंट रिजर्वेशन देंगे। तो इस आधार पर चंपकम दोराई राजन जो थे वो कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला ऐसे कैसे दोगे आप, क्योंकि आप किसी धर्म या जाति के लोगों को आप एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हो, या देने के लिए वो भी नहीं कर सकते हो कि आप दोगे ही दोगे। ऐसे लोगों के लिए आप रिजर्वेशन भी नहीं कर सकते हो धर्म के आधार पर। तो पिटिशनर को, मतलब हमारे चंपकम दोराई राजन को, इस आधार पर कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया था क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ब्राह्मण होने के नाते मना कर दिया। अब वो चले गए कोर्ट। कोर्ट में जाने के बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंतर्गत ऐसा जो ऑर्डर था वो इनवैलिड होने के कारण उन्होंने कह दिया कि आप जो है इस तरीके के ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आप अगर इस तरीके का ऑर्डर देते हैं तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसीलिए चंपकम दोराई राजन के द्वारा लाया गया वाद बिल्कुल सही है। ठीक है, और उनको सपोर्ट कर दिया गया और उनको एडमिशन भी दे दिया गया। नेक्स्ट हमारा केस आता है बम्बई, स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी।
इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसमें इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट के एक आदेश ऐसा आया, ऑर्डर ऐसा आया, जिसमें उन्होंने कहा नोबडी कैन टेक एडमिशन इन एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल इफ ही डोंट नो इंग्लिश। दैट मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम ऐसे किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं देंगे जो इंग्लिश नहीं जानता है। अगर आप सोचते हैं हम इंग्लिश ना जानने वाले छात्र को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, हम नहीं देंगे। अगर आप हिंदी जानते हैं तो जाइए हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़िए। राज्य सरकार का एक ऐसा आदेश आया। इसको भी, इस केस में, बम्बई एजुकेशन सोसाइटी के केस में इसे चैलेंज किया गया, और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने ये पक्ष रखा कि भाई हम तो चाहते थे कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी, उसको हम बढ़ावा दें, इसीलिए हम नहीं चाहते कि सब लोग इंग्लिश बोलना सीखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको किसी भी आधार पर इस तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा जहां पर आप जो है इंग्लिश, केवल एक लैंग्वेज के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को इंग्लिश जानने का हक है, वो स्कूल में जाके सीखेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश नहीं जानने वालों को हम एडमिशन ही नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 29 का जो फायदा है वो आपको कब और नहीं मिलेगा। देखिए, एक तो लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने जाति धर्म के आधार पे मना कर दिया कि आप जाति के आधार पर आप मना नहीं कर सकते कि वो ब्राह्मण है तो हम उसको एडमिशन नहीं देंगे, या फिर वो पंडित, वो ठाकुर है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि वो किसी भी जाति का हो उसको एडमिशन देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जाति के लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में सीट्स बुक नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई लैंग्वेज के आधार पे भी हम मना नहीं कर देंगे, एडमिशन के लिए रोकने नहीं देंगे आपको। इसके बाद इन्होंने बोला क्या कि हम लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता के कारण कॉलेज से निकाला गया है या स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अनुशासनहीन व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को एडमिशन कहीं पर भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को एडमिशन देने के लिए कौन मना कर रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे लोगों को एडमिशन देने में कोई भलाई नहीं है, ऐसे लोगों को एडमिशन के लिए रोका जा रहा है, तो आप मना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मैटर आ जाता है, इसके और किस आधार पर आप एडमिशन देने से मना कर सकते हो। तो एक तो अनुशासन कारण हो गया, दूसरा कारण ये है कि आपके पास उस एडमिशन, उस स्कूल में या उस कॉलेज में एडमिशन लेने की अर्हता ही नहीं है। आप उस कॉलेज, आपने 12th पास किया नहीं है और आप कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच गए हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ यू डोंट हैव अर्हता, मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आप उस कैपेसिटी से नहीं जा रहे हैं, तो आपको हम एडमिशन नहीं दिलवा सकते, आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नागेश्वर राय वर्सेस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कैलकाटा का केस है ये। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द राइट्स ऑफ माइनर्स to establish and administer the educational institutions। तो ये इसके बारे में हमारा आर्टिकल 30 बात करता है। और ये क्या कहता है? आर्टिकल 30 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है भैया? किसी हर एक व्यक्ति को किस चीज का राइट होगा? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट। पढ़ लेते हैं। ये कहता है ऑल माइनॉरिटीज
whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज, यहाँ पे किसी एक धर्म की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हर एक माइनॉरिटी को राइट दिया गया है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ऐसी माइनॉरिटीज भले ही वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो या लैंग्वेज के आधार पे माइनॉरिटी हो। तो मतलब यहाँ पर दो बेसिस हैं, एक है आपका रिलीजन और दूसरा लिंग्विस्टिक बेस पर आप किसी व्यक्ति को उसके चॉइस की क्या दे सकते हैं, उसको अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान का इस्टेब्लिशमेंट करे और उसको एडमिनिस्टर करे। लिंग्विस्टिक के आधार पर जैसे कोई एक लैंग्वेज है, आप मान के चलो कोई भी जो लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते हैं, कन्नड़ मान लो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे, आज के डेट में क्या हुआ कि कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो एकदम लुप्त होने की कगार पर है, मतलब वो क्या हो गई, माइनॉरिटी में आ गई। ठीक है, जो कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं वो लोग कौन हो गए, माइनर पीपल हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी पसंद का एक इंस्टीट्यूट खोला, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जिसमें लोगों को कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। उससे उनको क्या फायदा होगा, इससे उनको ये फायदा होगा कि कन्नड़ लोगों में जब पढ़ाई जाएगी तो लोग बोलना सीखेंगे, तो वो लोग अपने आप को उस लैंग्वेज को बचा सकेंगे, वरना पूरी की पूरी लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इस पर भी बहुत बहस हुई और बहुत बहस होने के बाद इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि भाई इस तरीके से आप केवल माइनॉरिटी को राइट मत दीजिए, आप किसी सबको राइट दीजिए। आप ये मन मान के चलिए कि माइनॉरिटी अपनी पसंद की वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। पहले ये बात थी कि केवल इंस्टीट्यूट खोला जाए, कोई भी संस्था खोली जाए, कोई भी ऐसी जगह खोली जाए जिससे कि हम लोग इसको बढ़ावा दे सके। तो इस पे बहस हुई तो एक स्टोरी आई भाई सामने। तो उन्होंने क्या स्टोरी दी कि देखिए मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने ही बोला, मैं अपनी वर्ड्स में उनकी स्टोरी थोड़ा सा बस कर रही हूँ। बोले मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण होने के नाते एक प्याऊ खोलने का अधिकार रखता हूँ। मैंने एक प्याऊ खोल दिया। प्याऊ बोले तो जहाँ पे पानी पिलाया जाता है, ठीक है। और वो प्याऊ खोलने के बाद मैं उस पे ये लगा दूं टैग कि भाई ऐसा है, आप पानी तो पी सकते हैं मेरे प्याऊ पे, लेकिन केवल और केवल ब्राह्मण और केवल ब्राह्मण मेरे प्याऊ पे आके पानी पी सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्याऊ पे कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति या फिर अन्य किसी धर्म का व्यक्ति नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्याऊ खोला, उसने बोला केवल मुस्लिमों को पानी पिलाऊंगा और किसी जाति के लोगों, धर्म लोग के लोगों को पानी नहीं पिलाऊंगा। क्वेश्चन क्यों उठा? क्वेश्चन इसलिए उठा कि भाई आप बात कर रहे हो इंस्टीट्यूशन खुलवाने की, इंस्टीट्यूशन में केवल और केवल क्या धर्म के आधार पर जो इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, या माइनर लोग जो इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं उसमें क्या केवल माइनर को लोग प्रवेश दिया जाएगा? क्या केवल माइनर लोग ये एडमिशन ले सकेंगे? क्या केवल माइनर लोग ये उसे एस्टैब्लिश कर सकेंगे, क्या एडमिनिस्टर कर सकेंगे? तो फिर इसके आंसर में बोला नहीं, हमको नहीं लगता इस तरीके का कोई भी आप डिसीजन दें। हमको लगता है कि इसमें आप एजुकेशन जोड़िए, एजुकेशन के माध्यम से उनको एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का राइट दीजिए, जिससे कि वो लोग भी आगे बढ़कर अपने आप को प्रॉपर उसमें लेके आ सकें, ना कि इधर उधर क्या करें, अपने हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को चलाने की कोशिश करें। इससे जो है जो दो वर्गों के बीच की खाई हम लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं, बायता राइट टू इक्वालिटी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको अगर राइट देना है तो दीजिए आप राइट, लेकिन केवल रिलीजन के आधार पर ना दे करके किसी और आधार पर भी दीजिए, लाइक लैंग्वेज। तो उन्होंने रिलीजन और लैंग्वेज एडवर्ड्स को ऐड किया और साथ ही इसमें एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर का राइट दिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें एड ऑन किया। और ऑफ देयर चॉइस, मतलब किसी भी, उन्होंने ये बाध्यता नहीं कि आप इस आधार पर केवल इतने लोगों को अपने आधार पर, अपने धर्म के आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बल्कि उन्होंने बोला आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आपकी पसंद होगी। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही इंस्टीट्यूट खोलें या फिर क्रिश्चियनिटी के लिए ही खोलें, बल्कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution
established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. देखिए ये कह रहे हैं अगर आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि भैया फिक्स पैसा कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ना तो माइनॉरिटी के राइट का नुकसान होना चाहिए और ना ही दूसरा व्यक्ति जो कि इसकी आप जमीन एक्वायर कर रहे हो उसका नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि दोनों के कोई दिक्कत है, दोनों के राइट वायलेट नहीं करना चाहिए। अगला कह रहा है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is the management of a minority whether based on religion or language। ये कह रहा है स्टेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रांट इन एड मतलब एड देने से इस आधार पे मना नहीं कर सकता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो माइनॉरिटी के द्वारा चलाया करा जा रहा है। माइनॉरिटी में धर्म और लैंग्वेज दोनों की बात ये कर रहे हैं। नाउ should we continue with Article 30 Clause 1? Article 30 Clause 1 में देखिए दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है, फिर इन्होंने वर्ड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट वर्ड से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्टेब्लिश? इस्टेब्लिशमेंट वर्ड मीनिंग, इसका वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को अस्तित्व में लाना, उसको अस्तित्व में लाना, उसको स्थापित करना, ठीक है। अस्तित्व किसी भी चीज का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? जैसे हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में एलएलएम का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 2017 में एक एलएलएम नाम की बिल्डिंग खड़ी, वो एक एलएलएम नाम का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया। फिर उसके बाद भाई वो दूसरी बिल्डिंग में चल रहा था जिस बिल्डिंग का नाम था UIT 4। फिर उसके बाद क्या किया गया? एक नई बिल्डिंग बनाई गई, एक नई बिल्डिंग स्टैब्लिश की गई जिसमें अब एलएलएम को सही से स्टैब्लिश किया जाएगा, अच्छे से एकदम ओपनली। तो ये क्या हुआ? स्टैब्लिशमेंट हो गया ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट इट इज नॉट माइनर इंस्टीट्यूशन की माइनॉरिटी के लोग इसका मैनेजमेंट करेंगे। ये एक जनरल है जिसको यूजीसी के यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन के आधार पर जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर स्टैब्लिश किया गया है। इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते हैं ये माइनर इंस्टीट्यूशन है या मेजर इंस्टीट्यूशन है, ये जनरल इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया गया है एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? तो इसके अंदर दो राइट आते हैं। सबसे पहला राइट इसके अंदर आता है किसी भी चीज को मैनेज करने का राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में होता है सबसे पहले मैनेज करने का राइट, और दूसरा राइट आता है संचालन का अधिकार, उसे डायरेक्ट करने का राइट। जब तक आपके पास ये दो राइट नहीं है तब तक आप किसी इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लाइक हम अपने इंस्टीट्यूशन को लेके चल रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन को प्रबंध कौन, हमारे इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट कौन करता है? यूनिवर्सिटी कैंपस के लोग करते हैं, मतलब हमारे वीसी, ठीक है, हमारे रजिस्ट्रार करते हैं। फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर सर। लेकिन उसमें जो मेन हेड है वो वीसी ही है जो उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं जो डायरेक्ट का अधिकार हो चाहे मैनेज का अधिकार हो, दोनों राइट्स वीसी के राइट्स है जिसको उन्होंने डेलीगेट कर दिया है टू द डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर आर्टिकल 30 जो है वो किसी भी माइनर को अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने का राइट देता है, उसे एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। लेकिन ये कब मिलेगा उसे? कब मिलेगा? जब उस जो इंस्टीट्यूशन है, जब वो इंस्टीट्यूशन जो है वो उसी व्यक्ति द्वारा जो कि माइनर है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया होगा,
वरना उसको ये राइट, उसे एडमिनिस्टर करने का राइट भी नहीं मिलेगा। सेम विद द एग्जांपल ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट में ये लाया गया कि भाई देखिए, इसको हमारे यहाँ जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें मुस्लिम वर्ड लगा है, तो इसे मुस्लिमों के लिए ही आरक्षित कर दिया जाना चाहिए, रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखी और उसके बाद डिसीजन दिया नहीं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भले ही मुस्लिम कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ना कि आपके माइनॉरिटी राइट्स के अकॉर्डिंग्स में हुआ है। उसको ग्रांटेड एड भी गवर्नमेंट जरूर दे रही है, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रही है बिकॉज इट इज द माइनर इंस्टीट्यूट। उसको इसलिए दे रही है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट है। इसीलिए यू कांट से दैट कि आप मुस्लिमों को उसमें स्पेशल राइट दे सकते हैं। हाँ पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट अंडर आर्टिकल 29 और 30, इट इज अंडर आर्टिकल 15। ओके मैम हाँ मैम एक मेरा क्वेश्चन है इसमें, जैसे सेक्शन आर्टिकल 29 में यहाँ पे वर्ड का यूज हुआ है सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्होंने माइनॉरिटी को डिफाइन किया है, तो इसमें क्या सिटीजन इंक्लूडेड है, मतलब इम्प्लाइड है कि कुछ अमेंडमेंट हुआ है इसमें? शायद है वो एक्चुअली, देखो जो हमारा ये आर्टिकल 29, देखो मैं खोल लूं, हाँ तो ये क्या कह रहा है आर्टिकल 29, अगर आप लोग पढ़ो एक बार और फिर से आर्टिकल 29, फिर मैं आऊं। खोल लेते हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, ये कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have a right to conserve the same। कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का होगा। यही कह रहा है ना? यस मैम। सुमितो, है ना? तो यस ये क्या कह रहा है कि भाई किसी रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है अगर किस सबको राइट है पूरे इंडिया में कि वो अपनी अलग भाषा, स्क्रिप्ट या कल्चर को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, लेकिन उसको रहने वाला कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का, टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहने वाला होना चाहिए, तभी वो अपने राइट्स को कंजर्व कर सकता है। अगर वो कोई चाहे अमेरिका से आके अपने राइट्स कंजर्व कर ले इंडिया में, तो वो नहीं कर सकता है। तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, किसी भी, देखो यहाँ पे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं, ये सीधी क्लियर बात है, दोनों इसमें है, केवल और केवल अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आप, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व करना चाह रहे हैं, देन ओनली तभी आपको ये राइट मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्यों कंजर्व करना चाहेंगे? कंजर्वेशन की जरूरत किसको पड़ती है? जब आप संख्या में या लैंग्वेज के बेसिस पे आप कम हो जाएंगे। हमारे एक ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, तो हमें उस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने क्यों बनाए कंजर्वेशन सेंटर्स? हम क्यों बना रहे हैं कंजर्व वाइल्ड लाइफ कंजर्व सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं? हम लोग जानवरों को कंजर्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैम उनकी
संख्या कम होती जा रही है हर दिन, और वो लुप्त हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद वो दिखेंगे नहीं धरती पे, इसलिए उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसानों के साथ है। कुछ इंसानों की हमारे अगर वर्ल्ड में कहा जाए तो 2-3 हजार से भी ज्यादा कल्चर निवास करते हैं। ठीक है, जिनमें से कई लोगों को तो यही नहीं पता कितनी हम लोग खुद नहीं जानते जाने कितनी कल्चर की चीजें गायब हो चुकी हैं अर्थ पे से। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात कर देते हैं तो आज तक भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लैंग्वेज को पढ़ डाले। ऑल यू नो दैट, सबको पता है ना ये बात। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसकी लैंग्वेज को आज तक पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि वो अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर उस संस्कृति का कोई व्यक्ति आज की डेट में होता तो क्या नहीं पढ़ लेता? बताओ। तो वो पढ़ लेता। तो इसीलिए इस तरीके की समस्याएं हमें फ्यूचर में ना हो और हर एक लैंग्वेज हर एक कल्चर बचा रहे। तो ऐसे लोगों को अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए ये राइट दिया गया कि आप लोगों को पढ़ाइए, बताइए अपने कल्चर के बारे में, जिससे कि आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपका स्क्रिप्ट बचा रहे। ये ना हो कि आपका सब कुछ खोता जा रहा है। ठीक है, लाइक मैं लैंग्वेज बोलती हूँ, दूसरे तरीके की लैंग्वेज बोल रही हूँ, अंगड़ा मंगड़ा खुंगड़ा करके ऐसे कुछ। ठीक है, तुम्हारे सामने अचानक से मैं बोलना शुरू कर दूं ऐसे ही अंगड़ा मंगड़ा, तुम लोग कहो कि मैडम को क्या हो गया, मैडम पागल वागल हो गई है, आज कैसी बातें कर रही है। ठीक है, लेकिन आप सोचो मेरी लैंग्वेज किसको समझ में आ गई? आनंद को समझ में आ गई कि अरे मैडम आज मेरी वाली भाषा में बात कर रही हैं, तो मुझे कितनी खुशी होगी, अरे आनंद मेरी लैंग्वेज समझ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज, क्योंकि मेरी लैंग्वेज बोलने वाली मुझे लगता था मैं अकेली बची हूँ, तो मैं उससे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। एक आनंद मिल गया तो आनंद के साथ मिलकर मैंने 2 लोग को, हमको आती थी 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। इस तरीके से हमारी लैंग्वेज को या फिर हमारे कल्चर को हम सपोर्ट करते चले जाएंगे। तो इसमें कहीं पर भी माइनॉरिटी वर्ड का यूज नहीं किया गया, क्योंकि माइनर किसी नंबर के आधार पर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप माइनर हो ही नहीं, आपको आपकी लैंग्वेज कंजर्व करने का राइट दे रहे हैं हम। आप किसी भी तरीके से करो, आप कौन हो ये इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुजराती हो, कौन हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास आपकी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जो केवल उसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए इन एनी हाउ, वो आपकी मर्जी। उसके लिए हम आपको इतना कर सकते हैं कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट दे सकते हैं कि भाई आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए, उसको उसका मैनेजमेंट कीजिए, उसको एडमिनिस्टर कीजिए, और उससे आप क्या कीजिए, आगे अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को ऊपर लेके जाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि आपका लैंग्वेज और कल्चर ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और उसको जो है वो खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, उसका आप कंजर्वेशन कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, मैम हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज है तो वो सिटीजन जो है इम्प्लाइड वे में उसमें मेंशन है। आर्टिकल 29 में मैम 30 आर्टिकल 30 सीधे सीधे उसमें तो लिखा ही हुआ है ना मैम, सिटीजन वर्ड का यहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। जब वहाँ पे प्रशासन और स्थापना है तो मैम वो नागरिकों के लिए ही है, इम्प्लाइड फॉर्म में है ना, क्योंकि ऊपर तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में डिफाइन है एनी सेक्शन। ठीक है, जहाँ भी सिटीजन वर्ड आएगा। हाँ, तो आर्टिकल 29 को ही तो आगे बढ़ा रहा है ना आर्टिकल 30। यस मैम। जी मैम। तो वो सीधे सीधे अपने आप में ही सिटीजन को इंक्लूड कर ले रहे हैं। ओके मैं वो बस डाउट क्लियर करने के लिए कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लिए है, इसलिए वर्ड यूज किया गया था। ओके 29 में मेजॉरिटी माइनॉरिटी। हाँ, आर्टिकल 29 में ना सिटीजन वर्ड यूज किया गया। मैम वहाँ पे साफ साफ आर्टिकल दिया हुआ है सिटीजन के लिए। हाँ, और 30 में 29 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल 30 में सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया, तो शी इज सेइंग दैट आर्टिकल 29 का सिटीजन जो है आर्टिकल 30 में भी मान लें तो हाँ बिल्कुल आर्टिकल 29 को ही आगे बढ़ा रहा है आर्टिकल 30। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटी किसकी, कहाँ की माइनॉरिटी, इंडिया की माइनॉरिटी कौन देखेगा, सिटीजन देखेंगे, तो सिटीजन उसमें इम्प्लाइडली
इंक्लूडेड है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, रामाकृष्ण मिशन है एक, सुना है आप इसका नाम? मैम सुना है रामकृष्ण स्वामी मिशन। विवेकानंद। किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? मैम स्वामी विवेकानंद। Who रामकृष्ण established the परम रामाकृष्ण? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने। क्यों किया था? He was the chief disciple of Ram Paramhans, Swami Paramhans. तो क्या हुआ? तो what? चीफ डिसाइपल थे तो Ma'am, he wants to propagate the policies of the Swami Paramhans. That's why he established. मैम वेदों की वेदांतों के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और कर्मयोग के लिए और इस तरह के जो कार्य हैं और जो एजुकेशन, इसलिए उनकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। इज थोड़ा याद है, इट ज्यादा याद नहीं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट? क्योंकि आज के डेट में रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले तो बहुत कम लोग हैं, तो क्या ये माइनॉरिटी वो होगा इंस्टीट्यूशन? नहीं मैम, माइनॉरिटी नहीं। नहीं है, ये हिंदू धर्म का है, और इसमें सभी लोग शामिल है, ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है। नहीं है मैम। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इज फॉलोअर ऑफ हिंदू कम्युनिटी, एंड हिंदूज में जो है उनको ये मान के चला जाता है इस टाइम पे इंडिया में कि हिंदू बहुसंख्यक है, और हिंदू धर्म कोई नया धर्म नहीं है, या उसकी कोई जो सीख है वो नई नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पुरानी है, और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। तो यू कांट से दैट परमहंस द्वारा वेदों की ओर चलो जैसी अवधारणा जो दी गई वो पुरानी अवधारणा है या फिर नई अवधारणा है, इसको इसीलिए माइनॉर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट आपकी थिंग है, ओल्डेस्ट विचारधारा है, इसको आप हिंदुओं के अकॉर्डिंग में मानिए, और ये इसीलिए रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की याद में विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन किया इस्टेब्लिशमेंट किया गया वो माइनर इंस्टीट्यूशन नहीं है। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल द केस, दोबारा बोलो, ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 29-30 के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टेट कैसे उन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं माइनर वाले उनको रेगुलेट करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बस इतना ही डिस्कस करेंगे इसमें कल, ठीक है, इतना ही काफी है। ओके मैम। कुछ और केस लॉज होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे और फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे विद कंक्लूजन। आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स। ओके ओके मैम। अच्छा, आप लोगों में से कुछ छात्र ऐसे थे जिनका प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट सबमिशन एंड लास्ट वन इज टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। जिन लोगों का असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है और टेस्ट नहीं हुआ है वो लोग प्रिपरेशन करते रहें, जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा उनका प्रेजेंटेशन असाइनमेंट एंड टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा मुक्ति मिल गई। चरणजीत फोटो खींच लो। खींच ली मैम, बस सेंड कर रहा हूँ आपको। फिर से ओके खींचो, थैंक यू। मेरा कट गया था। दोबारा खींच दो ये चरणजीत। कौन है? शिवा। शिवा। इनका नाम अलग से लेके भेज दूंगा मैं।
अरे स्क्रीनशॉट ले लो, छूट जाएगा नहीं तो। तुम नहीं छूटोगी। ओके। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। जय श्री नमस्कार राम। मैम। भारत माता की जय। हाँ जय हिंद, जय भारत। फोटो मेरा वंदे ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। शिवा आगे क्या मिश्रा? हाँ शिवा मिश्रा। शिवा मिश्रा जी कैसी हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। कहाँ दिखाओ तो दिखाई तो पड़ो। चरणजीत, हाँ